नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे साइंस वाली क्लास में। तो मैथ आपका लगभग कंप्लीट हो गया है, एक दो चैप्टर बच्चे वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि सिलेक्शन आपका सब पे बेस्ड होता है, आपका मैथ और जीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जीएस में तो अगर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें पॉलिटी में करनी पड़ती है। लेकिन साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत कम करके हम ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम फिर से आए हैं आपके साथ साइंस में हम आज करेंगे बायो में हम बात करेंगे भाई ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे अभी आप देखिएगा इसी पार्ट में। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, उससे कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आप प्लीज लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट तक आप देखेंगे, अगर आप 10 क्वेश्चन भी करेंगे ना तो 10 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको पांच क्वेश्चन के तरीके बताऊंगा। आते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मानव शरीर में लौह पुंज किस में है? लौह मतलब आयरन किस में पाया जाता है? फर्स्ट है आपका ऑप्शन है बोन, अस्थि। सेकंड है आपका रक्त, ब्लड। थर्ड है आपका दंत। डी है आपका यकृत। आपको यहीं पर समझना चाहिए लौह पुंज मतलब क्या? आयरन मतलब क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है भाई? रक्त में पाया जाता है। तो इधर रक्त में क्या है? ये जो हीम होता है इसी की वजह से ये लाल होता है। और ये ग्लोबिन जो होता है ये क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है। तो रक्त क्या होता है? आपका एक तरल पदार्थ होता है। रक्त क्या होता है? आपका एक तरल पदार्थ रहेगा। रक्त क्या है? आपका तरल पदार्थ रहेगा, जिसमें इसका अभी आप देखना है रक्त का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपने क्या देखा? लौह मतलब क्या? आयरन किस में होता है भाई? आयरन पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त में। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा भाई? सही होगा। मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है भाई? आपका लाल होता है। और ग्लोबिन क्या? आपका प्रोटीन होता है। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये जो देखो, ये इस वाले क्वेश्चन में जो है आपका देखेंगे मिलाने वाला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए साइंस में वही बात है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें हर बच्चा कर रहा है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो क्या भाई कोशिका का प्रकार है और उनके क्या कार्य हैं, इनको मिलाना है। पहला आपका है क्या? आरबीसी। देखो मैंने आपसे कहा ना कि रक्त के बारे में भी सारी बातें होंगी। ये रक्त से ही मिलकर बना हुआ भाई। रक्त किससे मिलकर बना? आरबीसी पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये सी क्या है? पट्टिकाणु को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो मतलब रक्त के सारे पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इनके कार्य क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए। तो एक एक को लेके हम काम करेंगे भाई, एक एक को लेके काम करेंगे, क्या क्या काम होते हैं। अगर आप देखेंगे आरबीसी आपका क्या होता है भाई? रेड ब्लड सेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं क्या भाई? ये क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होगा? केंद्रक पाया नहीं जाएगा। अच्छा पहले मिलान कर देते हैं, पहले मिलान करिए भाई। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है भाई? आपका ये क्या करेंगे? आपका ऑप्शन है रक्त का थक्का बनाने में। सेकंड है भाई रक्त से संघर्ष करने में, विलायित पदार्थों का वाहक। चौथा है क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, कौन किसमें क्या करता है। तो ये क्या करते हैं भाई? ये आरबीसी क्या होती है? केंद्रक प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, आरबीसी में। यहीं पे एक भी क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी में क्या भाई? केंद्रक नहीं पाया जाएगा। आपके आरबीसी में क्या होगा भाई? केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ये क्या होती है? अनियमित प्रकार की होती हैं। और ये क्या करती है भाई? जो आपके आरबीसी होती हैं ये ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ये क्या करती है भाई? ऑक्सीजन O2 का परिवहन करती हैं। शायद आपको यहाँ से मिल गया होगा। तो आपका ए का क्या हो गया भाई? आपका 4, ए का 4 मतलब क्या? आपके ए और बी ऑप्शन कट जाएंगे, सी और डी बचा आपका। ठीक है, अब देखिए श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर आप व्हाइट ब्लड सेल्स अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है भाई? आप जानते हो, क्योंकि डब्ल्यूसी जिसके कम होता है कहते हैं भाई ये जिसकी डब्ल्यूसी कम, इसका इम्यून सिस्टम बहुत कम है। इसका इम्यून सिस्टम क्या है? बहुत कम है। मतलब क्या? संक्रमण से संघर्ष करने में बहुत ही कम है। इसका इम्यून सिस्टम वीक है। मतलब क्या? ये संघर्ष नहीं कर पाएगा। तो भाई क्या बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगी?
2 हो जाएगा, मतलब क्या आपके देखो डी भी कट गया तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है भाई, संक्रमण से लड़ता है। ठीक, क्या करें अब, डब्ल्यूबीसी क्या करता है भाई, संक्रमण से लड़ता है और ये क्या रक्षा करता है। और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी क्या होता है, मोनोसाइट होता है, सबसे बड़ा मोनोसाइट, यही पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा जो होता है आपका क्या होता है, मोनोसाइट होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होता है भाई, एक सूक्ष्म रंगहीन होती है, क्या होती है, रंगहीन होती है प्लेटलेट्स, आप क्या की रंगहीन। अगला आपका क्या है प्लेटलेट्स, ये क्या होती है, रंगहीन होती है। और क्या होगा, क्या करता है भाई, ये मरम्मत करता है, क्या मरम्मत करता है। और विलायक पदार्थों का क्या करता है भाई, वाहक होता है ये, और प्लाज्मा होता है विलायक पदार्थों का वाहक। ये तो आपका सी हो गया। इसका प्रतिकाणु का क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने, ब्लड क्लॉटिंग में। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में। और उसके बाद आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या करेगा वही विलायक पदार्थों का वाहक करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें आप बात करेंगे भाई आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, किसकी संख्या ज़्यादा होती है, किसके क्या होते हैं, ये अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 से 5 चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। आइए ये क्वेश्चन है अगला, इसी में आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। रक्त के तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, रक्त के तत्वों के बारे में कौन सा एक सही है भाई, बताओ। आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से है दोस्त। पेपर लेके बैठो और आप बहुत सारी चीजें आप नोट कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी की संख्या वही होती है जो डब्ल्यूबीसी और जो है पट्टिकटाओं मतलब क्या प्लेटलेट्स की संख्या होती है। मतलब ये पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, आरबीसी की संख्या बराबर है डब्ल्यूबीसी बराबर है प्लेटलेट्स, ये कहना चाह रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लाल रक्त से ज़्यादा होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है आरबीसी से। और थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, लाल कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, रेड आरबीसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है भाई, आरबीसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और क्या कह रहा है थर्ड, क्या कह रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या प्लेटलेट की संख्या से कम होती है। तो आपको जानना चाहिए इनका क्रम क्या है, इनका क्रम क्या है। सबसे ज्यादा आपके शरीर में आरबीसी पाई जाती है, सबसे ज्यादा आपके शरीर में आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको जीवन काल भी देख लीजिए, आरबीसी का जीवन काल क्या होता है 120 दिन, और आपका डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल क्या होता है 10 से 13 दिन होता है। ठीक है, 10 से 13 दिन डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। आरबीसी क्या होता है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। और प्लेटलेट्स की कोई इससे संख्या नहीं होती है कि मतलब कितने दिन में ये हो जाती हैं। ठीक है, ये क्या आपका डब्ल्यूबीसी की ये बात समझ में आ गई होगी। आरबीसी की संख्या से ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। कितनी बातें समझ में आ गई आपको, आपको क्रम समझ में आ गया, इनका जीवन काल समझ में आ गया, कितने कितने दिन को होते हैं भाई। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, एक निम्नलिखित में से कौन सा सही है भाई। पाचन के बारे में पूछ रहा है आपसे, ट्रिप्स और एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन, ये सब आपका पूछ रहा है। आपको आंसर देना भाई, आपको आंसर देना है। क्या पहला है आपका, खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करता है। बी है, खाद्य के स्टार्च का लाइपेज करता है, वसा को लाइपेजो द्वारा होता है, न्यूक्लिक एसिड को पाचन एमाइलेज करता है। कौन है भाई इसका सही आंसर, इसका आंसर क्या है भाई, सबसे जल्दी से बताइए आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या है, सी, खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। लाइपेज क्या करता है भाई, लाइपेज क्या है, वसा का पाचन, लाइपेज क्या करता है आपका, लाइपेज
लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करेगा? आपका वसा का पाचन। हर एक बात को समझिए, हर एक बात को समझिए, और आपको तभी आपका क्लियर होगा। और जो आपका ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन आपका जो होता है वो प्रोटीन को करता है भाई। वो किसको करता है? प्रोटीन को करता है। और ट्रिप्सिन कहां से निकलता है आपका? ट्रिप्सिन निकलता है कहां से? आपका अग्न्याशय से। हर एक बात को समझिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये। क्या है? अग्न्याशय से। और आपका जो ये आमाशय से क्या निकलता है? लाइपेज। आमाशय से लाइपेज निकलता है। आमाशय से आपका लाइपेज निकलेगा। और ये क्या होगा भाई? ट्रिप्सिन कहाँ से निकलेगा? आपका अग्न्याशय से। और ये ट्रिप्सिन से पाचन करता है प्रोटीन। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में। क्योंकि इसका सबसे, प्रोटीन का सबसे छोटा भाग क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड होते हैं भाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद क्या है आपका? टाइलिन। ये आपका टाइलिन जो होता है, ये टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। आपके किस में? लार। मुख गुहा में जो लार होती है, बचपन में बहुत आपकी लार टपकती रही होगी। जब आप कुछ खाने को मिलता होगा तो आपकी लार बहुत ही टपकती रही होगी। ठीक है भाई। लार में क्या होता है? आपका टाइलिन पाया जाता है। और जो आपका टाइलिन होता है वो क्या करता है भाई? स्टार्च को माल्टोज बदलता है। स्टार्च को, सॉरी, स्टार्च को क्या करेगा दोस्त? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? माल्टोज में। स्टार्च को क्या करेगा? ये माल्टोज में कर देगा। अब इसके बाद क्या है आपका? एमाइलेज एंजाइम जो है अग्न्याशय में पाया जाता है। एक और आपका कौन सा बचा है? एमाइलेज। एमाइलेज लार ग्रंथि में पाया जाता है, जिसको माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में कर देता है भाई। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपका आमाशय में लाइपेज, लाइपेज किसमें? वसा में, वसा को करता है भाई। अग्न्याशय में क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको? प्रोटीन को एमिनो एसिड कर देता है। और लार, लार हमारी में क्या पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को क्या करता है भाई? माल्टोज में, डाइसेक्राइड माल्टोज में, सॉरी, माल्टोज को भी डाइसेक्राइड में करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, डाइसेक्राइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। चलें अगले क्वेश्चन पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए अगर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर दोस्तों पसंद आ रहा है तो शेयर करो यार, दबा के शेयर करो। आपको मैं सब कुछ कराऊंगा भाई, मैथ, जीएस, अब आपका हिस्ट्री की भी क्लासेस आपको मिलेंगी, हर चीज़ आपको मिलेगी यार। मैंने आपसे कहा ना कि सब कुछ मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा आपको। मैंने हिंदी की भी क्लास करा दी, विवेक चौधरी करा दी, उनसे मैं रीजनिंग की भी क्लास करवा दूंगा यार। सब कुछ करवाऊंगा, बस आप लोग साथ तो दो। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा इसको बताना यार। थोड़ा इसको सेट कर देता हूँ भाई, जरा इसको सेट करो सारा। चलो भाई, सबसे क्या है, ये देखो आ गया ना। कौन कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय। और वहां से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? आपका दे रखा है भाई, कौन सा हार्मोन्स कहाँ से निकलता है। पहला है आपका अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क और वृक्क। और इनसे क्या क्या, कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? पहला आपका कॉर्टिसॉल, सेकंड है विटामिन डी, तीसरा है आपका उत्तेजक हार्मोन्स ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन। इसका आंसर बताइए भाई। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। मतलब अग्न्याशय से क्या निकलता है? ग्लूकोगॉन। ये आप जानते होंगे। आपके अग्न्याशय से क्या बनता है? यू आकार की ग्रंथियों के बीच एक लंबी, अब पहले आप समझिए थोड़ा। अग्न्याशय क्या भाई? अग्न्याशय ये क्या है भाई? ये जो आपका अग्न्याशय है, ये क्या है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का होता है भाई। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का होता है। और क्या होता है भाई? बहिःस्रावी ग्रंथ से अग्न्याशय रस निकलता है, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इससे क्या होता है? एंजाइम निकलते हैं। इससे क्या आपका आपका एंजाइम होंगे। और अंतरा भाई शाम से ग्लूकोगॉन नामक का हार्मोन्स निकलता है। बात आपको समझ में आनी चाहिए। आपका, सॉरी ये उल्टा हो गया। बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इससे एंजाइम निकलता है। और जो अंतःस्रावी होता है, इससे क्या निकलता है? आपका हार्मोन्स निकलते हैं। इससे क्या निकलेगा? आपका हार्मोन्स निकलेंगे। ठीक है। अब देखो अगला क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय से क्या होता है? ग्लूकोगॉन निकलेगा। पीयूष ग्रंथियां हैं, और पीयूष ग्रंथियां क्या होगा? बी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब क्या? उत्तेजक हार्मोन्स निकलेंगे आपके।
कि अधिवृक्क से क्या निकलेगा आपका कॉर्टिसोल, और वृक्क क्या होगा आपका विटामिन डी से होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं आपको। अब अगर पीयूष ग्रंथि क्या होती है भाई, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें, देखो अग्न्याशय के बारे में आपने बात कर ली, ये क्या मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी से आपके हार्मोन्स निकलते हैं और बहिःस्रावी से क्या निकलते हैं आपके एंजाइम निकलते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि भी इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि क्या होगी आपकी सबसे छोटी अंतःस्रावी है। अगर क्वेश्चन खुद ही अपने आप में क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी आपकी, पीयूष ग्रंथि होगी। ठीक है, इससे क्या होता है वृद्धि हार्मोन्स निकलते हैं। अगला अब आपका अधिवृक्क है, अधिवृक्क अगला कौन सा है आपका अधिवृक्क। अगला अगर आप अधिवृक्क देखेंगे तो ये क्या दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होता है। ये क्या होता है आपका दोनों किडनियों के ऊपर स्थित होता है और इससे कौन सा भाई कॉर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है। इससे क्या निकलता है कॉर्टिसोल। एक स्थिति क्या होती है दोनों किडनियों के ऊपर, किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, इसका कई बार स्थिति पूछा जाता है, किडनी के ऊपर। अधिवृक्क कहाँ पाया जाएगा, किडनी के ऊपर। अब इसी बात आता है वृक्क। वृक्क क्या होता है भाई, ये सेम के बीच के आकार होता है। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वृक्क का आकार क्या होता है भाई, वृक्क का आकार क्या होगा, सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क जो आपका होता है सेम के बीज के आकार का होता है और इससे विटामिन डी को शरीर के लिए उपयोगात्मक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब जो विटामिन डी आप लेते हो इसको उपयोग में लाने के लिए वृक्क कार्य करता है। विटामिन डी आप जानते हो, कुछ नहीं करना है, मैच खेलते रहो घाम में धूप में, आपके अंदर विटामिन डी वैसे भी आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई हुई। तो अग्न्याशय से क्या निकलता है भाई, अग्न्याशय किस प्रकार ग्रंथि है, पहले यहीं पे आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अग्न्याशय किस प्रकार ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, अंतः ग्रंथि और बहिः ग्रंथि भी है। तो अग्न्याशय क्या निकलता है ग्लूकोगॉन। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि फिर अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है भाई उत्तेजक हार्मोन निकलते हैं। अधिवृक्क क्या है, अधिवृक्क से क्या निकलता है आपका कॉर्टिसोल। ये कहाँ पाया जाता है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर पाया जाता है। वृक्क क्या होता है बाबू, वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का होता है और ये क्या करता है विटामिन डी को उपयोगात्मक बनाता है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक एक क्वेश्चन में हम टाइम दे रहे हैं लेकिन सारी बातें क्लियर कर रहे हैं, ये आपको बहुत जरूरी होता है। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए जहां जहां से क्वेश्चन पूछे हमने ऐसे क्वेश्चन को उठाए हैं ना, एक ही क्वेश्चन में आपकी सारी चीजें क्लियर हों। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, इंसुलिन हार्मोन्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इसके बारे में बताओ। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए इंसुलिन क्या होता है भाई, मानव में उत्पादित होता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है आपका एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है, कह रहा है। ऑप्शन पढ़ो एक बार जरा, अभी लोग एक बार ऑप्शन पढ़ो भाई। अगर एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, मानव शरीर में, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं है। ठीक है, कह रहा है इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन्स है, कोलेस्ट्रॉल प्रेरित नहीं होता है भाई, ये तो भी गलत हो गया। एक इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स है, कैसा हार्मोन्स है ये, प्रोटीन हार्मोन्स है। तीन आपके गलत हो गए, तो आपका इंसुलिन कैसा हो गया, आपका प्रोटीन हार्मोन्स हो गया और जो मानव शरीर में ही उत्पादित होता है। ये क्या होता है भाई, मानव शरीर में ही उत्पादित होता है। और इंसुलिन कहा भाई, ये मानव सबसे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है आपकी, अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन कहां से निकलता है आपका, सेकंड आपकी लार्जेस्ट जो होती है, सेकंड लार्जेस्ट आपकी अग्न्याशय। सेकंड जो आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है आपकी अग्न्याशय। इसी में एक मिश्रित ग्रंथि है जो क्या कहते हैं, एक अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीप, इसमें अंतःस्रावी भाग में, ये देखो मैं बता रहा हूं कहां से अभी हम हार्मोन्स निकालेंगे आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स आपका कहां से निकालेंगे, अंतःस्रावी में, लैंगरहैंस में। कहां पाया जाता है, लैंगरहैंस में। देखो एक एक चीज का क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टॉपिक आपके वही हैं, उसी में क्वेश्चन उठा देता है। तो ये चीज बहुत ही आसानी से हम कर पा रहे होंगे। तो क्या इसमें, जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें लैंगरहैंस में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है भाई, अल्फा बीटा और डेल्टा।
तो जो बीटा से होता है, ये बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। आपका बीटा से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। तो देखो सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि होती है आपकी कौन, अग्न्याशय। अग्न्याशय के अंतरास्रावी भाग के लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं में, जो लैंगरहैंस में कौन कौन सी कोशिका पाई, अल्फा बीटा गामा, 3 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें से बीटा वाले में क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। ठीक है भाई, बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन्स निकलेगा आपका, और जो एक का स्राव करता है इंसुलिन। एक क्या है आपका, प्रोटीन का पेप्टाइड हार्मोन्स है। ये क्या है, प्रोटीन पेप्टाइड, पेप्टाइड हार्मोन्स है। पेप्टाइड मतलब क्या, प्रोटीन हार्मोन्स। पेप्टाइड मतलब क्या, किस टाइप का है, प्रोटीन टाइप का है। तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ये क्या आपका सेकंड लार्जेस्ट अग्न्याशय, अग्न्याशय में अंतःस्रावी ग्रंथि, लैंगरहैंस, क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि होती है आपकी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे सेकंड लार्जेस्ट, पहली सबसे बड़ी आपकी यकृत होती है, सेकंड क्या अग्न्याशय होती है। ये बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए इंसुलिन करता क्या है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यार, इंसुलिन करता क्या आपका, इंसुलिन आपका क्या करता है, इंसुलिन का मुख्य जो काम होता है आपका, ये क्या करता है भाई, शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, किसको, शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। तो इसीलिए जो है इंसुलिन क्या, किसको, शुगर को मेंटेन करता है। बात क्लियर है कोई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करो यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको एक बार आप करने का प्रयास करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही इसमें आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा। रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग वाले ए बी को दान कर सकता है। ये मतलब बता रहा है, ये मतलब कुल मिला के आपसे क्या कहना चाह रहा है कि भाई वो, इस पर मैं आप पहले क्लियर ही कर देता हूँ, रुधिर वर्ग की बात सारी क्लियर कर देता हूँ। तो रुधिर वर्ग क्या लैंडस्टीन ने ज्ञात किया था। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीन ने बात किया था समूह में कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं। किसने भाई, लैंडस्टीन ने, लैंडस्टीन ने ज्ञात किया था कि सभी का रक्त एक समान नहीं है, सभी का रक्त एक समान नहीं है, रक्त एक समान नहीं है। लैंडस्टीन ने बताया था, लॉर्ड लैंडस्टीन ने बताया था, कार्ल लैंडस्टीन ने बताया था। और उन्होंने क्या किया था, रुधिर वर्ग को खोज की थी, किसमें किसमें, ए बी, 4 प्रकार के उन्होंने बताया था, ए बी ओ। ठीक है। अब देखो यार, ए देखो, ए जो है किसको किसको दे सकता है, ए जो है किसको किससे किसको किस वर्ग को दिया जा सकता है, ए किसको दिएगा और किससे ग्रहण करेगा। यहीं पे आपको सारी बातें अभी मैं क्लियर। ए जो है सिर्फ अपने आप को दे पाएगा, अपने आप को दे ही लेगा, और साथ में किसको देगा, ए बी को। ए बी जो है सबसे ग्रहण कर लेता है, सबसे ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो ए आपका ए है, वो ए को, ओ जो है सबको दे पाता है। तो किसका ग्रहण करेगा ये, ओ का ये ग्रहण कर लेगा, और ए का। ठीक है। अब बी की बारे में बात करें तो बी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ये जो बी है आपका, ये किससे ग्रहण कर सकता है, ओ से और बी से। अब उसी कारण से अगर हम ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी किसको दिया जा सकता है, ए बी को दिया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, किसी को और ग्रहण किसका करेगा ये, ओ का भी ग्रहण किया जा सकता है। मान लो ये व्यक्ति है, व्यक्ति का वर्ग समूह है आपका, ये ए वर्ग समूह का है। तो एक व्यक्ति किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। लेकिन एक ग्रहण किसका करेगा, ओ का करेगा, ए का करेगा। उसी तरह बी वर्ग समूह का है, तो किसको दे सकता है, बी को देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा। अब उसी तरीके से अगर आप ओ के बारे में बात करें, यहाँ तो ये भाई ए क्या है, ये सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही है। ओ क्या है, सर्वदाता है, ओ क्या है, सर्वदाता है, सबको देता है। ठीक है भाई। तो अब ये क्या है, सर्वदाता है तो सबको देगा भाई, ए बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, और ओ को भी देगा। लेकिन ग्रहण किससे भाई, सिर्फ केवल ओ से करेगा, और किसी से नहीं करेगा। व्याख्या नहीं, अलग लेवल का है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप शायद क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को आसानी से कर देना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, अब क्वेश्चन को आप कर सकते हो।
क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए साइंस मेरी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, साइंस और मैथ, इसलिए मैं आप चाह रहा हूँ ना कि जो मेरा फेवरेट है आप उस पर कहीं ना कहीं आपको भी कमांड बने। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। मतलब जो मूत्र विसर्जन होता है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है भाई, कहाँ बनता है और कहाँ कैसे आता है, इसका बताइए। इसको आपको बताना है कि भाई क्या है होगा आपका वृक्क, गवीनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। बताओ भाई। देखो आपका जो मूत्र होगा वो सबसे पहले कहाँ से आएगा, आपका जो है उत्सर्जित तंत्र होता है। मूत्र क्या भाई बाहर निकालते हैं, मूत्र और पसीना ये बहुत ही जरूरी होते हैं, पसीना निकलना भी चाहिए। तो आपका जो मूत्र होगा वो क्या है, आपका एक उत्सर्जित तंत्र का मुख्य काम क्या होता है भाई, उत्सर्जित जो तंत्र होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है, मतलब कि वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर करता है। तो उत्सर्जित तंत्र आपके कौन कौन से होते हैं, वृक्क हो गया, विक्र हो गया, फेफड़े हो गए, ये उत्सर्जित तंत्र होते हैं। त्वचा हो गई, यकृत हो गया। तो इसी तरीके से मूत्राशय, मूत्राशय तंत्र कहाँ से प्रारंभ होता है, वृक्क, मतलब पहले प्रारंभ कहाँ से होगा भाई, वृक्क से, वृक्क से। फिर उसके बाद आपका ये आएगा एक जोड़ी मूत्र नलिका में, गवीनी जो बोलते हैं, मूत्र नलिका को बोलते हैं, मूत्र नलिका में आएगा। ये दिख रहा भाई यहाँ तक, वृक्क, वृक्क से आपका मूत्र नलिका में आएगा, मूत्र नलिका से आपका जाएगा ये मूत्राशय में। फिर यहाँ से जो आपका मूत्र मार्ग है, सबका अलग अलग मार्ग होता है भाई, मूत्र मार्ग वहां से बाहर निकल, मतलब वृक्क में आएगा, फिर आपका मूत्र नलिका में आएगा जिसको गवीनी बोलते हैं, फिर मूत्राशय में आएगा, फिर मूत्र मार्ग से ये बाहर निकलता है। ये क्या है आपका उत्सर्जित तंत्र होता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आपका उत्सर्जित तंत्र कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई, वृक्क होता है, फेफड़े होते हैं, यकृत होता है और त्वचा होती है, और बड़ी आंत भी आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जित तंत्र होता है, बड़ी आंत भी। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, उनको भी हम करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। अच्छा बताओ भाई, पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको शायद सभी लोग कर पाएंगे, इसको शायद सभी लोग कर जाएं भाई, इसको शायद सभी लोग कर जाएं। बताओ यार आंसर बताओ भाई। पहला है आपका ग्रसिका, मूत्र गुहिका, ग्रहणी, आमाशय। तो एक बात समझ लो पहले, जो आपका पाचन स्टार्ट होता है आहार नाल, जो क्या होता है दो भाग होते हैं आपका, जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक आपका आहार नाल, नंबर एक आपका आहार नाल और दूसरा उसकी सहायक पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल क्या होता है, एक लंबी सतत नलिका होती है। क्या होती है आपकी, एक लंबी सतत नलिका होती है जो मुख गुहा से लेके गुदा तक फैली होती है। कहां तक, गुदा तक फैली होती है। और मनुष्य की आहार नाल पता कितनी लंबी होती है, लगभग 30 फीट होती है। जो आपका ये आहार नाल है दोस्त, ये जो आपका आहार नाल है, आहार नाल आपका कितनी लंबाई होती है, लगभग 30 फीट होती है। अब तुम सोचो तुम कितने फीट के हो भैया, कितने फीट के हो, और तुम्हारी आहार नाल कितने फीट की है, कितने फीट की है, 30 फीट की है, लंबी होती है। जो भागों में किसी बात मुख गुहा में, मुख गुहा में सबसे स्टार्टिंग कहां से होती है भाई, मुख गुहा में। फिर आपका ग्रसनी, सबसे स्टार्टिंग कहां होती है, ग्रसनी में। फिर आपका आ जाएगा ग्रास नली, मुख गुहा से ग्रसनी, फिर आपका दिख नहीं रहा मुख गुहा, ये तो समझाओ, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। फिर उसके बाद आपका जो आएगा आमाशय, आमाशय के बाद जो आपका आएगा छोटी आंत, फिर बड़ी आंत आएगी, छोटी आंत फिर बड़ी आंत आएगी। मतलब कहां से, मुख गुहा, दिख नहीं रहा होगा तो आपको थोड़ा सा, एक मिनट, जो आपका आहार नाल आप समझ गए होंगे। आहार नाल कितना लंबा फीट होता है आपका, लगभग 30 फीट होता है। कहाँ शुरुआत होता है, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फिर उसके बाद ग्रास नली, फिर उसके बाद आपका आमाशय, आमाशय के बाद आपका छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई,
मुख गुहिका, मुख गुहा से स्टार्ट हुआ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िए इसको और इसका आंसर बताइए भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए भाई। और आपको साइंस का ऐसे ही पार्ट आएंगे, इसके बाद मैथ में आपका 2 चैप्टर बचे हुए हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और शायद ज्योमेट्री भी आपकी बची है, उसको भी हम करेंगे। और आपका मैथ की क्लास आपकी रिज्यूम होगी बहुत जल्द। लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें यार, ये क्योंकि इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ। और आपको मैं बताऊँ तो ऑफलाइन में मैंने पढ़ा था, ऑनलाइन में मैंने कभी नहीं पढ़ाया है। आपने ऑफलाइन में ऑनलाइन में कभी मुझे भी साइंस पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। ऑफलाइन तो मैंने पढ़ाया कई बार, क्योंकि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, तो मैं केमिस्ट्री तो मेरी बहुत ज़्यादा पकड़ा है। लेकिन साइंस भी, मतलब कि साइंस में इतना मजा आता था ना मुझे, साइंस में और मैथ। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन पढ़िए एक बार। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? अब आइए भाई, सबसे सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि हमने देख ली थी भाई। अब आपका दूसरा क्या आ रहा है भाई? यकृत आ रहा है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी क्या आ रही है? यकृत आ रही है। तो बताइए भाई, यकृत का कौन सा काम नहीं है? बहुत जल्दी से बताइए, यकृत का काम कौन सा नहीं है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, यूरिया का उत्पादन करना, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश करना, खाद्य का और अजीर्ण आहार में जल के अधिक का अवशोषण करना। जल्दी से आंसर बताइए भाई। जल्दी से आंसर बताइए। तो आपका जो क्या यकृत के बारे में है, तो यकृत क्या होती है? आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका जो मेन काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। और जो आपका बाइल जूस होता है, बाइल जूस, या बाइल जूस हो गया, या बाइल जूस या यूरिया का संश्लेषण करता है, मतलब क्या यूरिया का उत्पादन यही करता है। और क्या करता है भाई? कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करता है। सॉरी, कार्बनिक पदार्थों को क्या करेगा? ये आपका ग्रहण करेगा और एंजाइमों का श्रवण करता है, एंजाइम का श्रवण करता है, और हिपेरिन का भी ग्रहण करता है। और क्या करता है भाई? लाल आरबीसी के लिए क्या करता है? ये आयरन का स्टोरेज करता है। लेकिन आपका क्या है भाई? आयरन का स्टोर करता है। एक तो आपका कौन सा भाई किस काम नहीं कर रहा है? खाद्य और अकीर्ण या को जल से अधिक का अवशोषण करना, ये इसका काम नहीं है। यकृत का एक काम नहीं है। ऊपर के तीनों काम आपके यकृत के हैं। तो आपसे पूछा क्या कौन सा कार्य यकृत का नहीं है? तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी विल बी आपका राइट आंसर। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा, क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तहलका मचा दीजिए। और ये जो मैंने साइंस के क्वेश्चन कराए हैं ना, ये सब जगह मिलेंगे आपको, तो मज़ा आया होगा। आपको PDF जोड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट आपका इसी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी देखिए, साइंस भी देखिए, मैथ भी देखिए, मैथ का एक चैप्टर करा रखा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।